है। ब्रह्मांड पिंड, शरीर, अवयव, ऊतक, टिश्यू, कोश, सेल, नाभिकीय केंद्र, न्यूक्लियस, अतः रोग के कारण एवं उपचार के स्रोत, मेरिडियंस, सब कुछ अनंतमय है। यह एक अद्भुत उपचार है। इसका ज्ञान भूत, वर्तमान तथा भावी अनंत रोगों के उपचार का सूत्र बताता है। शरीर में विद्यमान अनंत कोशों के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख अवयव वाइटल ऑर्गन हैं। जिस प्रकार प्राथमिक संख्याओं में से एक भी संख्या को अलग कर देने से संपूर्ण संख्या नंबर सिस्टम अपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में अनंत द्रव्य हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संख्याओं के रूप में 10 द्रव्य निम्नवत हैं। तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन और आत्मा। अतः प्राथमिक संख्याओं में 0 और 9 में से एक भी संख्या अलग कर देने से प्राथमिक संख्याएं अपूर्ण हो जाती हैं तथा आगे इनके क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्रम भंग हो जाता है। शरीर का यदि एक भी अवयव निकाल दिया जाए तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा तथा अवयव अपनी क्रियाशीलता जारी नहीं रख सकेंगे तथा प्राथमिक संख्याओं द्वारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तैयार करना संभव न हो सकेगा। अनंत विचार एक अद्भुत विचार है। अतः जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड अनंत अवयवात्मक है तो उसके स्वरूप भी अनंत अवयवात्मक होना असंभावी है। मनुष्य एक दो विषयों में ही दक्षता प्राप्त करने एवं प्रांगत होने में पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। ऐसे में अनंत विषयों के अध्ययन की कल्पना मात्र से मनुष्य कांप उठता है और इसे असंभव मानकर भ्रम का जीवन जीता रहता है। ऐसी स्थिति में एक विषय में अथवा एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनंत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ही निरक्षर, लगभग अनपढ़ अथवा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, यह कैसे संभव है? इसके उत्तर के रूप में ही अनंत विचार से दसोत्पत्ति के सिद्धांत निष्पन्न होते हैं। प्रश्न है कि किसी एक अवयव जैसे कि हृदय के विषय में किसी को विशेषज्ञ चिकित्सक मान लेना क्या उचित है? अनंत द्वारा रोग का निदान उपचार एक अनंत परिकल्पना है जो कि आयुर्वेदिक दिव्य विचारों का संदेश है। संपूर्णता के लिए अनंत विचार आवश्यक है और इसका अध्ययन एक ही जीवन में कर लेना सर्वथा संभव भी है। इसलिए तुल्यार्थता के सिद्धांत के आधार पर दसोत्पत्ति के सिद्धांत का भी निरूपण किया जा रहा है। ऐसा ही पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि प्राथमिक संख्याओं का प्रसार अनंत तक संभव है तथा इसी के आधार पर अनंत का अध्ययन भी संभव है। इन्हीं कारणों से दसोत्पत्ति सिद्धांत सार्वभौमिक एवं विशिष्ट है जो प्रत्येक काल और देश में प्रत्येक प्रकार के अध्ययन के समान रूप से लागू होगा, ऐसी संस्थान का विश्वास है। बस आगे पढ़ूं मैं? नहीं, आयुर्वेद के मतानुसार सब कुछ अनंतमय है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। ब्रह्मांड पिंड, अवयव, ऊतक, कोश, नाभीय केंद्र, न्यूक्लियस, अंतः रोग के कारण एवं उपचार के स्रोत, मेरिडियन, सब कुछ अनंतमय है। यह एक अद्भुत उपचार है। इसका ज्ञान भूत, वर्तमान और भावी अनंत रोगों के उपचार का सूत्र बताता है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है, उसका कोई और छोर ही नहीं है। तो ये इसका उन्होंने क्या किया है कि जिस प्रकार प्राथमिक संख्या में से एक भी संख्या को अलग कर देने से संपूर्ण संख्या प्रणाली अपूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार शरीर में अनंत द्रव्य है किंतु सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संख्याओं का में 10 द्रव्य निम्नवत है। जैसे कि 0 से लेके 9 तक ये जो संख्या प्रणाली है, इसमें से एक भी संख्या अगर घट जाए तो हम पूरी संख्या नहीं कर सकते। मतलब हम
उससे संख्या बना नहीं सकते। तो उसका प्राइमरी क्या है? प्राइमरी थिंग है 0 से लेके 9 तक ये संख्या है। वैसे ही हमारे शरीर में ये 0 से लेके 9 तक ये 10 उत्पत्ति द्रव्य, 10 द्रव्य दिए गए हैं। ये प्राथमिक संख्या उसे कहा गया है। जैसे कि नंबर में 0 से 9 इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ये 10 द्रव्य है। ये 10 द्रव्य से फिर आगे जाके बहुत सारा कुछ बनेगा, बहुत सारे संयोग बनेंगे। तो ये 10 उत्पत्ति द्रव्य कौन से है, 10 द्रव्य कौन से हैं? तो सबसे पहले तम लिया हुआ है, 0, 0 का मतलब है तम। फिर 1 नंबर पे है आकाश, 2 नंबर पे है वायु, 3 नंबर पे है अग्नि, 4 नंबर पे है जल, 5 नंबर पे है पृथ्वी, 6 नंबर पे है काल, 7 नंबर पे है दिशा, 8 नंबर पे है मन और 9 नंबर पे है आत्मा। तो ये जो है ये हमारे बेसिक द्रव्य है। ये बेसिक द्रव्य है, इसी से सब कुछ अब महत्वपूर्ण है जो कुछ भी आगे आएगा। अंततः प्राथमिक संख्याओं में 0 से 9 में एक भी संख्या अलग कर दे तो प्राथमिक संख्याएं अपूर्ण हो जाती है, तथा आगे इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्रम भी भंग हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी घट जाए तो उस कॉम्बिनेशन का जो क्रम है वो भंग हो जाएगा। शरीर का यदि एक भी अवयव निकाल दिया जाए तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, तथा अवयव अपनी क्रियाशीलता जारी नहीं रख सकेगा। अगर एक भी अवयव गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये सब इंटर रिलेटेड है, सब ऑर्गन्स जो है, सब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक भी उसमें से कम नहीं होना चाहिए। ये सभी अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। तो इनकी क्रियाशीलता अच्छी रहने के लिए ये 10 द्रव्य प्राथमिक 10 संख्याएं द्वारा म्यूटेशन या कॉम्बिनेशन तैयार करना संभव हो सकता है। अनंत विचार एक अद्भुत विचार है। अभी ये अनंत विचार जो है ये एक फिलोसॉफी जैसा है। अनंत विचार जिसको कहा गया है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये है अनंत विचार। इसी को कहेंगे हम अनंत विचार। छोटा सा विचार नहीं है, मेरा 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 जो करते हैं हम, वो हो गया छोटा सा विचार हो गया। वो अनंत विचार क्या है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इस तो इसे कहेंगे अनंत विचार। ये मनुष्य एक दो विषयों में भी दक्षता प्राप्त करने में एवं पारंगत होने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ये दुनिया में, इतने सारे सब्जेक्ट्स है कि हम ये सब नहीं पढ़ सकते एक जन्म में। अपने इस एक जन्म में हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। अगर हमने साइंस लाइन ली है तो हम साइंस लाइन में ही आगे जाएंगे। अगर किसी ने अकाउंट्स लिया है तो वो अकाउंट्स में ही डीप 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 जाएगा। अगर किसी ने क्या कहते हैं वो बीए सब्जेक्ट जो रहता है वो अगर किसी ने लिया तो वो उसी में चला जाएगा। तो ये ये जो है हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट में हम पारंगत हो सकते हैं। हम दो तीन चार सब्जेक्ट नहीं कर सकते। हम साइंस भी अकाउंट्स भी ये सब हम नहीं कर सकते, ऐसा हम समझते हैं। कौन से भी एक ही स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर में मतलब डिग्री, कौन सी भी डिग्री हम एक ही डिग्री हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन ये 10 उत्पत्ति या अनंत विचार वालों का यह सोच है कि अगर ये 10 उत्पत्ति का आधार लेकर हमने आ, उसका उपयोग कर लिया हमारे जीवन में तो हम आ, बहुत सारी प्रगति कर सकते हैं। और एक ही सब्जेक्ट के बजाय हम बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या कहते हैं आगे जा पारंगत। सकते हैं। हाँ, स्नातक हो सकते हैं, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं।
तो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया अनंत विचार, इसी को हम कहेंगे अनंत का अध्ययन भी संभव है। अनंत का अध्ययन संभव कब है? जब ये 10 उत्पत्ति हम सीख लेते हैं, 10 उत्पत्ति हम जान लेते हैं। 10 उत्पत्ति क्या है? 0 से लेके 9 तक। तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन और आत्मा, ये है 10 उत्पत्ति। और ये है हमारे 10 द्रव्य, प्राथमिक 10 द्रव्य। अभी आगे पृथकत्व, अलग करना। प्रत्येक द्रव्य जब एक दूसरे के द्रव्य से संयोग करता है तो प्रकृति का नियम है कि संयोग का अभाव वियोग है। यदि शरीर आत्मा से संयोग के फलस्वरूप बनता है तो निश्चित रूप से इसके वियोग से भी यह निर्जीव हो जाता है। यह शाश्वत सत्य है कि संयोग ही वियोग का कारण है। आत्मा को शरीर से पृथक होना ही है। इसे निदान एवं उपचार के लिए प्रयोग किया जाना आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर का एक प्रमुख विषय है। एक कण जब भी टूटता है तो एक कण दूसरे से अलग होता है। संयोग से निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है, किंतु निर्माण के दौरान द्रव्य के पृथकत्व गुण के कारण उसमें से कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी द्रव्य अलग होते हैं। उपयोगी द्रव्य को शरीर प्रयुक्त करना चाहता है तथा अनुपयोगी द्रव्य को अपने से अलग करना चाहता है। अतः ये द्रव्य पृथक होकर मल के रूप में बाहर आ जाते हैं, जिससे शरीर के व्याधि दूर हो जाती है। वास्तव में यदि द्रव्य के इस गुण की पहचान कर ली जाए तो शल्य क्रिया, सर्जरी की आवश्यकता ही न पड़े। ईश्वर ने अनंत अवयवों युक्त एक सुंदर शरीर का निर्माण किया है और काटकर अवयवों को अलग कर देना सृष्टि के स्वाभाविक क्रम का व्यतिक्रम है। अतः प्रारंभिक स्तर पर उपचार करके इसे शल्य क्रिया, सर्जरी के से बचाया जा सकता है। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर के अनुसार शल्य क्रिया, सर्जरी के समान उपचार किया जा सकता है। पैरों के तलवे में होने वाले गोखरू, कॉर्न शरीर को असहाय पीड़ा देते रहते हैं। प्राय यह देखा गया है कि केवल कुछ बिंदु पर ब्योल मैग्नेट लगाने पर वे शरीर से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार पित्ताशय की पथरी को भी एक्यू बिंदु से टूटते निकलते देखा गया है। यहाँ तक कि पक्षाघात के मामलों में मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं निष्क्रिय इनफ्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसे में भी एक्यू बिंदुओं द्वारा रोगी को लाभ मिला है। पक्षाघात के संदर्भ में वस्तुतः क्षतिग्रस्त कोषों को पुनर्जीवित तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक्यू बिंदुओं के माध्यम से संवेग प्रेषित करके इन क्षतिग्रस्त कोषों की निष्कासन का मार्ग प्रदान किया जाता है, जिससे कि सक्रिय कोष पुनः आपस में संयोग करके एक इकाई यूनिट के रूप में क्रियाशील हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण अनंत में कुछ कोषों के क्षतिग्रस्त होने पर भी शरीर के संचालन के लिए उन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती तथा इसलिए पक्षाघात के मामलों में 80 से 90% तक का सुधार होते देखा गया है। शरीर के विभिन्न अवयवों, विशेष रूप से लीवर, पैंक्रियाज में भी रासायनिक प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है, जिसके फलस्वरूप कणों में से अणुतर कण अलग होते तथा जुड़ते रहते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ को शरीर के जैव रसायन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड तथा ग्लूकोन आदि में परिवर्तित करते रहते हैं और इनके कारण विष जातीय द्रव्य अलग होते हैं और आयन अलग होकर विशिष्ट जैव द्रव्यों का निर्माण करते हैं। स्पष्ट है कि पृथकत्व, संयोग एवं विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। बस में हाँ, बस पृथकत्व का पृथकत्व, इसका मीनिंग है अलग करना। अलग करना। पृथकत्व का मीनिंग है अलग करना। एक मिनट। सेपरेशन, इसे कहते हैं इंग्लिश में सेपरेशन। हमने एलिमेंट सीखा है ना। एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है, 124 एलिमेंट्स हमारे बुक के हिसाब से, वैसे तो ज्यादा है।
लेकिन ये बुक में 124 बताए गए हैं। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स से क्या होता है ना, वो दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होके दूसरा संयुग बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिल गए तो उससे बनता है पानी। पानी का एक कंपाउंड बनता है, तो वो पानी बन गया। इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। और ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस, इसको संयोग कहते हैं। फिर इसको ये क्या हो गया, ये संयोग होके ये कॉम्बिनेशंस बन के कंपाउंड्स बन बन जाते हैं। और ये तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पृथकत्व है। पृथकत्व क्या है, जो हमने भोजन लिया है, वो भोजन अंदर जाके वो द्रव्यों का अभी यहाँ पे टूट जाएगा, ये सेपरेट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे कणों में ये टूटता है। ये कण जब भी टूटते हैं तो एक कण दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर संयोग से निर्माण की क्रिया प्रारंभिक होती है और टूटने की क्रिया भी होती है। किंतु निर्माण के दौरान द्रव्य के पृथकत्व गुण के कारणों में इनमें से कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी द्रव्य अलग होते हैं। अब जब ये क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, कुछ अच्छी क्रिया, अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं, और जो नहीं चाहिए, अनुपयोगी जो है, वो भी बनते हैं। तो अनुपयोगी द्रव्य क्या होते हैं फिर, वो बाहर डाले जाते हैं। और उपयोगी जो है, उपयुक्त जो द्रव्य है, वो फिर अब्सॉर्ब कर ले जाते हैं, शोष लिए जाते हैं, जो जिससे कि ब्लड बनता है, अलग अलग ये बन जाते हैं फिर उससे। तो ये यहाँ पे बीच में पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, उपयोगी द्रव्य को शरीर प्रयुक्त करना चाहता है तथा अनुपयोगी द्रव्य को अपने से अलग करना चाहता है। ये हमारा शरीर करता रहता है, कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। अंततः ये द्रव्य पृथक होकर मल के रूप से बाहर हो जाता है, जिससे शरीर को की व्याधि दूर हो जाती है। ये मल जो है, ये मल एक तो पसीने के रूप से बाहर जाता है, या फिर मल के रूप से बाहर जाता है। तो इस तरह से ये बाहर डाला जाता है, यूरिन के रूप से बाहर जाता है। वास्तव में यदि द्रव्य के इस गुण को पहचान कर ली जाए तो शल्य क्रिया की आवश्यकता ही न पड़े। अगर हमने समझ लिया कि हर एक सेल में ये पृथक्करण चलता रहता है, और ये पृथक्करण हो जाने के बाद अपना शरीर ही क्या करता है, मल को बाहर डालता रहता है। अपना शरीर मल को बाहर डालने की क्रिया अपने आप होती रहती है। ये अगर सबने जान लिया तो शल्य क्रिया की जरूरत ही नहीं है, सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इसको हमने समझ लिया तो शल्य क्रिया की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर ने अनंत अवयवों को युक्त एक सुंदर शरीर का निर्माण किया है, और काटकर अवयवों को अलग कर देना सृष्टि के स्वाभाविक क्रम का व्यतिक्रम है। ये उल्टा क्रम है, उसे काटना नहीं चाहिए। अतः उसे काटने से अच्छा है कि अगर आपको समझ में आ गया कि हमारा डिसीज क्या है, वो अगर प्रारंभिक स्तर पर ही हमने उसका उपचार शुरू कर दिया तो शल्य चिकित्सा से बच सकते हैं। शल्य चिकित्सा करनी ही नहीं पड़ेगी अगर प्राथमिक स्तर पर ही हमने उपचार कर लिया तो। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर के अनुसार शल्य चिकित्सा के समान उपचार किया जा सकता है। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर जो है, हम शल्य चिकित्सा की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको तोड़ फोड़ करके हम जो कंपाउंड्स है उसको हम तोड़ने का फोड़ने का भी काम करते हैं। हमारे जो द्रव्य है, अग्नि है, अग्नि, वायु, मन, अपनी दिशा, ये सब क्या करते हैं, तोड़ना फोड़ने का काम करते हैं। तो ये अगर कर सकते हैं तो ये सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ये काम सर्जरी की तरह करता है।
पैर के अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। पैर के तलवे में एक सेकंड होने वाले गोखरू। मैम, कविता जी, मैम कविता जी वेटिंग में है। और ओके, पेज नंबर बता दीजिएगा प्लीज। वेटिंग में है। ओके ओके, एक चलो। पेज नंबर 40 सर। 40, पेज नंबर 40। हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। पैर के तलवे में होने वाले गोखरू शरीर को असह्य पीड़ा देते रहते हैं। प्राय यह देखा गया है कि केवल एक कुछ बिंदु पर बेल मैग्नेट लगाने से पर शरीर से ये अलग हो जाता है। गोखरू यानी ऐसा फोड़ा जैसा होता है ना पैर में, कॉर्न, कॉर्न जिसे कहते हैं, ये पैर में होता है, गट्ठा गट्ठा सा बन जाता है पैर में। तो इसको इस सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बेल मैग्नेट्स के हम अगर पॉइंट्स लगा दे तो ये गोखरू चला जाता है, निकल जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर हमें सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ कुछ बेल मैग्नेट्स हमें कुछ पॉइंट्स पर लगाने हैं। इस प्रकार पित्ताशय की पथरी को भी एक्यूट बिंदु से टूटते निकलते देखा गया है। पैनक्रियाज, पित्ताशय में जो पथरी होती है, स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स भी कुछ बिंदु पर जब हम पॉइंट्स लगाते हैं तो एक्यूट बिंदु पर, तो ये टूटने का कार्य करते हैं, इनको तोड़ने का कार्य करते हैं स्टोन्स को। उसी तरह से हमें किडनी स्टोन्स भी, उसके ऊपर भी उपचार कर सकते हैं। पक्षाघात, पैरालिसिस किसी को हो जाता है, पक्षाघात के मामलों में भी हमें मस्तिष्क के कुछ कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। तो ये जो ब्रेन का भी हमें अभी सीखना है आगे जाके, तो ब्रेन के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। पक्षाघात के मामलों में भी हम कुछ कोशिकाएं जो निष्क्रिय हो जाती है, वो कोशिकाएं निष्क्रिय हो गई है इसलिए पक्षाघात हो गया है, तो हम उससे स्टिमुलेट कर सकते हैं। एनर्जी, अपनी जो एनर्जी वहां पे डिफिशियंट हो गई है, हम वहां पे पंपिंग करके दबा के कुछ पॉइंट्स को, तो ये पक्षाघात भी ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि पक्षाघात के मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं वो कोशिकाएं, वो भी अच्छी हो जाती है। उसी तरह पक्षाघात के संदर्भ में वस्तुतः क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनर्जीवित तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक्यूबिंदियों के माध्यम से संवेग प्रेषित करके इन क्षतिग्रस्त कोशिका को निष्कासन का मार्ग प्रदान किया जाता है, जिससे कि सक्रिय कोश पुनः वापस में संयोग करके एक इकाई के रूप में क्रियाशील हो जाती है। जो कि स्टॉप हो गया है, स्टैग्नेशन हो गया है उस कोशिका में, तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है। इस प्रकार के कारण अनंत में से कुछ कोशों में के क्षतिग्रस्त होने पर भी शरीर में संचालन के लिए उन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए पक्षाघात के मामलों में 80 से 90% का सुधार होते हुए देखा गया है। तो पैरालिसिस में अपने इस एक्यूप्रेशर से, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ठीक किया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अवयवों में जैसे कि लीवर में स्टोन्स होते हैं, लीवर तथा पैनक्रियाज में बहुत सारी ये तो केमिकल फैक्ट्री है। लीवर क्या है, हमारा शरीर का केमिकल फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। और पैनक्रियाज में भी रासायनिक प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, अब केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे अनुतर कण अलग होते या जुड़ते रहते हैं। कुछ जुड़ते हैं, कुछ पृथक्करण होता है, कुछ टूटते हैं, कुछ जुड़ते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थों को शरीर के जैव रसायन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड तथा ग्लूकागॉन आदि में परिवर्तित करते रहते हैं। अभी जो भी हमने खाना लिया है, अंदर भोज्य पदार्थ जो हमने शरीर में लिया हुआ है,
उसका जैव रसायन क्रिया होती है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये इसमें क्या होता है कि रसायन या अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लूकागॉन बनता है। तो इसमें परिवर्तन होता है, जो हमने लिया हुआ है भोज्य पदार्थ उससे क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये द्रव्य विजातीय, कुछ विष जातीय द्रव्य भी बनते हैं। फिर ये सब क्रिया जब होती है तो कुछ अच्छे भी कण होते हैं और कुछ विष विष युक्त कण भी होते हैं। तो ये विष युक्त आयंस जो है उसे मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये अलग हो जाते हैं, ये आयंस जो है अलग अलग हो जाते हैं। ये स्पष्ट। तो फिर यहाँ पे पृथक्त्व, संयोग एवं संयोग। विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। तो यहाँ पे हमें इसमें हमने क्या सीखा कि ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स का मिलकर कंपाउंड भी बनता है और कंपाउंड बनने पर वो टूटता भी है, फिर से वो एलिमेंट्स में भी आ जाते हैं। तो जैसे कि फैटी एसिड्स बन गया, अमीनो एसिड बन गया, ग्लूकोगन बन गया, ये भी बनते हैं, फिर उसका वो भी टूटते हैं, फिर उसको ऐसे चलता रहता है, ये सब कुछ चलता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ये सब कुछ हमारे अंदर होता रहता है। तो अब यस मैम। आ गया समझ में। फिर ये पृथकत्व क्या है, अलग अलग करना। अभी तीसरा विभाग, भाग करना, पढ़िए। भाग 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 करना मैम। हाँ तो जैसे ये पृथकत्व अलग अलग करना और हाँ विभाग भाग, मतलब इसके हिस्से करना, तो इसका क्या है, अलग करना माने उसको हटाना। हाँ हाँ, अलग नहीं, पृथकत्व करना मीन्स क्या है कि जैसे कि हमने अलग अलग। भोज्य पदार्थ लिया, हाँ यस मैम, यस। हाँ, तो हाँ उससे जी। क्या बना, अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड बना। फिर उसको भी उस तोड़ के उसको जो भी हमने भोज्य पदार्थ लिया था उसको तोड़ के उन्होंने क्या किया, उसका अमीनो एसिड बनाया, उसका ठीक फैटी है। एसिड बनाया, फिर उसको स्टोर किया। हाँ, जी। गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर कर दिया। लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर बाइल जूस बनाता है, फिर वो जूस बना के भेजता है। हाँ, वो बाइल जूस बना के वो गॉल ब्लैडर में भेजता है। वो गॉल ब्लैडर में फिर कॉन्सेंट्रेट होके गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट हो यस जाता है और गॉल मैम। ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। इस तरह से पृथक्करण भी होता है। पृथक्करण यानी टूटता है, वो टूटता टूटता भी है, उसका संयोग होता है। फिर अभी यस भाग करना आगे। भाग करना। जैसा कि पृथकत्व गुण का विवरण देते समय चर्चा की गई कि द्रव्य के पृथकत्व गुण विभाग की ही प्रतिश्रुति है। पहले प्रत्येक तत्व अणुओं में विभक्त होता है और उसके पश्चात पुनः परमाणुओं में। प्रत्येक स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं। पूरा शरीर एक इकाई के रूप में भी विभक्त है और प्रत्येक अवयव अंगों में, पुनः अंग उपांगों में तथा कोशों के रूप में विभक्त है। सूक्ष्म कोश की संरचना इस विभाग गुण के कारण ही संभव है। इसका एक अन्य उदाहरण शरीर का अस्थितंत्र है। शरीर का अस्थितंत्र स्थूल रूप से 206 अस्थियों से मिलकर बना है और उसका सूक्ष्मतम विभाजन अनंत अस्थि कोशों में हुआ है। इसी प्रकार रक्त तंत्र प्रवाह को आयुर्वेदिक के अनुसार 700 रक्त वाहिनियों में विभाजित किया जाता है और हृदय के 4 कक्षों में पुनः 200 उत्पत्ति के आधार पर 4 कक्ष, 2 वाल्व, एक बिना केवा तथा एक अल्ट्रा, यह सब द्रव्य के विभाग के गुण के कारण संभव है, जिसके कारण वैज्ञानिक हृदय को एक एक कोरोनरी आर्टरी को चिन्हित कर चुके हैं, जिसमें अवरोध होना प्राण घातक हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य का सूक्ष्म तक विभाजन हो सकता है और यह विभाजन क्षेत्रीय उपचार, रीजनल ट्रीटमेंट के प्रकरण में पुस्तक में प्रस्तुत है। क्षेत्रीय उपकरण के माध्यम से हाथ तथा पैर की एक एक उंगली के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंश के उपचार की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है। वास्तव में क्षेत्रीय उपचार, रीजनल
ट्रीटमेंट का दिव्य दृष्टिकोण भी प्राध्यापक प्रोफेसर पार्क की देन है, जिससे हमारा विश्वास है कि ऋषि मुनियों की परंपरा के से पूरा विश्व लाभान्वित होगा। और मैम एक और पढ़ो। हाँ पढ़ लो। अच्छा, युक्ति। युक्ति का अर्थ है औषधि। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति से युक्त अर्थात औषधि का महत्वपूर्ण स्थान है। एलोपैथ केमिकल के रूप में तथा आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के रूप में औषधि विद्यमान है, जबकि एक्यूपंक्चर में न तो रसायन न ही जड़ी बूटी, इसमें से कोई भी औषधि न होकर शरीर का यह महत्वपूर्ण अंश औषधि रूप होता है, जिसमें चेतना होती है। आत्मा के बिंदु तथा शरीर के बिंदु ऐसी औषधि हैं जो परमात्मा का अंश है, तथा ऐसी चेतना है जो शरीर के लिए आवश्यक महारसायनों तथा जड़ी बूटियों के प्रभाव को उत्पन्न करने वाली है। एक्यू बिंदु इस रूप में दिव्य होने के कारण विश्व की किसी भी औषधि की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य औषधि भूत है और औषधि ही युक्ति है, किंतु इसे प्रयोजन को अधिकरण की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक अंश औषधि है, अतः अन्य उपचार पद्धतियों तथा आयुर्वेद में ही हमें जड़ी बूटियों के उपचार के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। एलोपैथिक पद्धति में औषधि रसायन है, किंतु आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर में अद्भुत औषधि है बिंदु। ये बिंदु उसी प्रकार शरीर के भाग हैं जैसे कि नवमंडल में तारे। इसी प्रकार शरीर का प्रत्येक कोष औषधि मूल है और उन कोषों में महत्वपूर्ण कोषों का चयन अनंत के संकुचन के समान है। यह एक ईश्वरीय औषधि है तथा जब दृष्टिकोण ईश्वरीय हो तथा औषधि भी ईश्वरीय हो तो कोई भी रोग इसकी परिधि के बाहर नहीं जा सकता। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर की महाऔषधि के रूप में प्रयाग की उर्वरा भूमि में ऐसी सरस्वती प्रकट हो रही है जिसमें गंगा जल की पवित्रता के साथ साथ यमुना की गहराई भी समाहित है। जिस प्रकार गंगा जल का एक एक कण पूरे दरिया को शुद्ध बना देता है, उसी प्रकार महाऔषधि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए संस्थान की ओर से एक विलक्षण योगदान होगी, जो हजारों स्वयंसेवी उपचारकों को कलयुग में शरीर रूपक युद्ध स्थल पर महारोगों से लड़ने में समर्थ बनाएगी। इसका प्रमाण हमने स्वयं एड्स तथा दूसरी डीएनए संरचना जन्य असाध्य कहे जाने वाले रोगों में प्राप्त सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा है। महानगर कानपुर में आने वाले दर्जनों गले के कैंसर के रोगी इसे भविष्य में महाऔषधि की संज्ञा देते हैं। और मैम नहीं बस हाँ विभाग करना। हाँ विभाग जैसे कि हमने पृथकत्व देखा, उसी तरह है विभाग करना भी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। शरीर का अस्थि तंत्र स्थूल रूप में 206 अस्थियां मिलकर अपना अस्थियां बनती है 206, और उसका सूक्ष्मतम विभाजन अनंत अस्थि कोशों में हुआ है। इसी प्रकार रक्त तंत्र प्रवाह को आयुर्वेद के अनुसार 700 रक्त वाहिनियों में विभाजित किया गया है। हृदय के 4 कक्षों में पुनः दशोत्पत्ति के आधार पर 4 कक्ष। अब जो ये अस्थि से बना हुआ ये पंजर क्या कहते हैं हम, हड्डियों का अस्थि पंजर। हाँ, तो ये अस्थि पंजर जो है, अस्थि पंजर में 2006 अस्थियां है, और इसका ये जो 2006 अस्थियां है, अस्थियां मिलकर हाथ पैर अपने पेट वगैरह सब मिलकर 2006 अस्थियां है। तो इसका अगर सूक्ष्म रूप हमने लिया तो सूक्ष्म कोश है उसमें। कल परसों हमने देखा था कि अस्थि में पानी भी है और वायु भी है, जल भी है ना। तो ये अस्थियां जो है उसका सूक्ष्म रूप भी है, कोश भी है। उसी प्रकार रक्त तंत्र भी है, रक्त वाहिनियां भी है, पूरे शरीर में रक्त ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। और ये
ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ये हृदय, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन सा है, तो अपना हृदय है। अभी हृदय में भी क्या है, दश दश उत्पत्ति के आधार पर इसके चार कक्ष बनाए गए हैं हृदय के। ये चार कक्ष कौन से हैं, दो चार कक्ष है, फिर इसमें दो वाल्व्स है जो कि ब्लड को बाहर ऊपर से नीचे, वेंट्रिकल से नीचे भेजते हैं ना। फिर ऊपर नहीं आता है, वो फिर से ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए वहां पे वॉल्व्स है, दो वॉल्व्स है। एक वेना कावा है, एक अओर्टा है, जिससे कि अशुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त बाहर निकलता है। तो एक वेना कावा है, एक अओर्टा है। यह सब द्रव्यों का विभाग गुण के कारण संभव है, जिसके कारण वैज्ञानिक हृदय को एक कोरोनरी आर्टरी को चिन्हित कर चुके हैं, जिनमें अवरोध होना प्राणघातक हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हृदय में शुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध बाहर जाता है, यहाँ पे विभाग हुआ ना। अच्छा वाला ऑक्सीजन मिला के लंग्स उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हैं, फिर वो उधर से बाहर जा रहा है वेन्स में, आर्टरी से आके लंग्स में जाके फिर वो वेन्स में जा रहा है। तो इस तरह से ये विभाग हो गया वो ब्लड का। उस तो एक क्षेत्रीय तौर पर अगर इसमें अवरोध हो गया मीन्स इसमें अगर कहीं पे भी अड़चन आ गई, कुछ बीच में आ गया, रुक गया, अवरोध आ गया मीन्स उसमें कुछ कठिनाई आ गई, जान पंप करने में, हृदय को पंप करने में, तो क्या हो गया, हो सकता है वो प्राणघातक हो सकता है। अपने प्राण भी जा सकते हैं। जब से हाँ हमने सांस स्टार्ट की है, वह तब से वो अविरत चल रहा है हृदय। प्रत्येक द्रव्य का सूक्ष्मतम विभाजन हो सकता है, प्रत्येक द्रव्य का सूक्ष्मतम विभाजन हो सकता है। अब ये विभाजन हो रहा है यहाँ पे प्रत्येक द्रव्य का। यह विभाजन क्षेत्रीय उपचार रीजनल ट्रीटमेंट के प्रकरण में पुस्तक में प्रयुक्त है। अभी ये रीजनल ट्रीटमेंट का बुक है, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। क्षेत्रीय उपचार के माध्यम से हाथ और पैर के एक एक अंगुली के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंश के उपचार की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि हम तुल्यार्थता के आधार पर करते हैं, वो क्षेत्रीय हो गया। रीजनल मीन्स विभाजन, क्षेत्रीय उपचार। वास्तव में क्षेत्रीय